मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ। मेरी मुसीबतें उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैं पैदा हुआ था। उसी दिन मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। मेरी माँ ने मुझे दुनिया का सारा प्यार और सुख सुविधाएं दी। इसके बावजूद मेरे कष्टों में कोई कमी नहीं आई। वक्त के साथ मुसीबतें बढ़ती गईं। मेरा मानना है कि इंसान की आर्थिक समस्याएं ही उसके सभी दुखों की जड़ होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। गरीब माँ, छोटा सा घर, धीमी गति से रेंगती जिंदगी। मैं इस मायने में भाग्यशाली था कि मैं एक सुंदर लड़का था। मेरे बाल बहुत घने और लंबे थे। मेरी आंखें बहुत सुंदर थीं और मेरे हाथ पैर बहुत मजबूत थे। इसके अलावा मुझ में और कोई ऐसी बात न थी जिस पर मैं अपनी किस्मत पर गर्व कर सकूं। जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी। जब मैं जवान हुआ तो मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई और मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रह गया। पिता तो था लेकिन उसका होना और न होना बराबर था। इस शख्स ने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। इसीलिए मैंने भी अपनी मां की मौत के बाद अपने पिता के पास जाना उचित नहीं समझा और अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। इन समस्याओं के साथ रहने के कारण मैं ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सका और इसीलिए जब मैंने नौकरी की तलाश की तो मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था। लेकिन भगवान किसी को भूखा नहीं मारता, इसके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त कर ही देता है। इसीलिए उसने मेरे पेट भरने का भी इंतजाम कर दिया और मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। इस फर्म में लड़कियों की तादाद ज्यादा थी और जो मर्द थे उनमें से कोई भी मेरे जितना सुंदर नहीं था। इसलिए फर्म की लगभग हर लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। यह देखकर दूसरे आदमी मुझसे जलने लगे। हालांकि वे सभी कंपनी में अच्छे ओहदों पर थे, उनकी पेमेंट भी ज्यादा थी और जीवन की अन्य सुविधाएं भी उन्हें हासिल थीं। फिर भी वो लोग लड़कियों की मेहरबान और मीठी निगाहों के मोहताज ही रहते थे। जबकि मेरे साथ स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। हर लड़की चाहती थी कि मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताऊं। मैं इन लड़कियों से दोस्ती रखता था लेकिन किसी के प्रति गंभीर नहीं था, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि उनमें से हर लड़की शोपीस की तरह मुझे अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन कविता एक अलग लड़की थी। वह भी उसी फर्म में काम करती थी। उसने भी मुझसे दोस्ती की लेकिन उसका अंदाज अलग था। वह एक बहुत लिए दिए रहने वाली और विनम्र लड़की थी और वह शायद इन सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत भी थी। इसीलिए जब बाकी लड़कियां मेरी तरफ आकर्षित हुईं तो मैं कविता की तरफ आकर्षित हो गया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरियां कम होने लगीं और हम एक दूसरे के करीब आने लगे। कविता के हालात भी मेरे हालात से अलग नहीं थे। हो सकता है कि हम दोनों के इतनी जल्दी करीब आने की एक वजह यह भी हो। जब कोई व्यक्ति अपने ही जैसे हालात में घिरे हुए किसी दूसरे को देख लेता है तो वह उसकी ओर ऐसे खींचने लगता है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। हम दोनों के इस खास रिश्ते के बारे में ऑफिस की हर लड़की को पता चल गया था। इसलिए बाकी लड़कियां मुझसे निराश होकर चली गईं। इधर कविता मेरे करीब आती गई। फिर एक दिन मौका मिलते ही मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। उस दिन हम दोनों लंच के लिए अपनी फर्म के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैंने उससे कहा, कविता, अब मैं सोचता हूं कि बेहतर होगा कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। मेरी बात सुनकर कविता ऐसे मुस्कुराई जैसे वह मेरे वाक्य का आनंद ले रही हो। क्यों, क्या हुआ? मैंने उलझे हुए अंदाज से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं इस इत्तेफाक पर मुस्कुरा रही हूं कि आज मैं तुमसे खुद यह बात कहने वाली थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कविता से शादी करने का विचार इतना आनंददायक था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया कविता, मैंने बेखुद होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने यह कहकर मुझे जीवनदान दिया है, वरना मैं तो अब तक भटकता ही रहा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न दौलत न शोहरत, फिर भी तुमने मेरे जैसे आदमी से शादी करने का फैसला किया है। लेकिन क्यों? तुमको मेरे बारे में क्या पसंद आया? सच सच बता दूं, कविता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तुम्हारी सुंदरता और विशेष रूप से तुम्हारे सुंदर बाल। वाह, मैं हंसा। आज पहली बार मैंने किसी लड़की को किसी पुरुष की इस तरह तारीफ करते सुना है।
कुछ दिन बाद हम दोनों ने शादी कर ली और एक किराए के फ्लैट में रहने लगे। जीवन की सारी खुशियां मुझे अचानक हासिल हो गई थीं, वो खुशियां जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो एक कमजदा और दुखी इंसान था, और यदि ऐसे शख्स को खुशी की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक रात ऐसी आई जब मेरा दुर्भाग्य फिर से शुरू हो गया। उस रात मौसम बहुत सुंदर था। हालांकि आमतौर पर लोग रात के समय मौसम की खूबसूरती पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भीगी रात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उस रात हम दोनों ने घर के बाहर खाना खाया और जल्दी घर आ गए। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कविता कुछ चुप चुप सी थी, पता नहीं क्या बात थी। लेकिन मैंने उससे पूछना उचित नहीं समझा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसके जैसी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी थी। मौसम सुहावना हो रहा था और हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। मुझे नहीं पता कि उस रात मेरी आंख किस वक्त खुली। कविता मेरे बगल में लेटी हुई थी। किसी की आहट सुनकर मैं जाग गया था। बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई दूसरे कमरे की खिड़की बहुत धीरे से खोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन दिनों चोरी की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई थीं। मेरा ख्याल था कि किसी चोर के लिए फ्लैट में सेंध लगाना मुश्किल होगा, लेकिन वह मेरी गलतफहमी थी। कोई मेरे फ्लैट में घुस आया था। कविता, मैंने धीरे से उसे संबोधित किया। कविता, क्या है? कविता ने आंखें खोली। क्या हुआ? क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैंने पूछा। आवाज? कैसी आवाज? कविता ने डरते हुए पूछा। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। ऐसा लगता है जैसे कोई चोर घुस आया हो, मैंने कहा। मैंने अभी इतना ही कहा था कि फिर आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, अब किसी भी शक की गुंजाइश नहीं थी। तुमने सुना? मैंने कहा। कोई फ्लैट में घुस आया है। कविता ने अपने होंठ भींचकर कुछ कहने की कोशिश की और फिर चुप हो गई। वह बहुत डर रही थी। घबराओ मत, मैंने उसे तसल्ली दी। तुम लेटी रहो, मैं उस कमबख्त से निपट कर आता हूं। मैं कविता को वहीं छोड़कर उस कमरे से बाहर आ गया। दूसरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन स्विच बोर्ड अंदर वाले कमरे के दरवाजे के पास था, जबकि वह शख्स खिड़की के पास खड़ा था। यानी मेरा ख्याल सही था, मेरे फ्लैट में एक चोर घुस आया था। एक पल सोचने के बाद मैंने स्विच दबा दिया। कमरा रोशनी से भर गया। जैसे ही लाइट जली तो वह शख्स बुरी तरह चौंक गया। वह मजबूत हाथों और पैरों वाला एक लंबा व्यक्ति था। वह चाहता तो मुझ पर हमला कर सकता था, लेकिन वह बुरी तरह बौखला कर रह गया और उसी हालत में मैंने उस पर हमला कर दिया। मैंने पहला मुक्का उसके पेट में मारा। मुक्का खाने के बाद वह आगे की ओर झुका और मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। शायद उस वक्त उसने भी सोचा होगा कि उसे जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो वह बुरी तरह फंस जाएगा, और यह ख्याल आते ही वह मुझसे लिपट गया। हम दोनों आपस में उलझकर फर्श पर गिर पड़े। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पर वार किया। मुझे नहीं पता कि वो वार किस चीज से किया गया था कि मेरे होश उड़ गए। इस व्यक्ति पर मेरी पकड़ ढीली हो गई। मेरे सर से खून बहकर मेरी आंखों को बंद कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा सर घूमने लगा। फिर मेरी आंखें बंद होती गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद मुझे होश आया। पहले तो बहुत हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं, फिर आंखों के सामने का कोहरा छंटने लगा। कविता मेरे सामने बैठी रो रही थी। तभी मैंने अपने आसपास और भी लोगों को देखा। उनमें 2-3 पड़ोसी और 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। मुझे होश में देखकर कविता ने बेसाख्ता मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए, उसने भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें जख्मी कर दिया है। तुमने मुझे जख्मी किया है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम दोनों फर्श पर गुत्थम गुत्था थे। मैंने फूलदान उठाया और वार कर दिया। मुझे लगा कि मैं उस व्यक्ति को मारने जा रही हूं, लेकिन फूलदान तुम्हारे सर पर लगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मैं तो उस वक्त से रोए जा रही हूं। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की।
देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वह आदमी कहाँ है? तुम्हारे बेहोश होते ही वह भाग गया था, कविता ने कहा। फिर मैंने पुलिस को फोन किया और डॉक्टर को बुलाया जिसने तुम्हारी मरहम पट्टी की है। उसके एहसास दिलाने पर मैंने अपना हाथ अपने सर पर रखा। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी, तभी मुझे दर्द का एहसास भी होने लगा। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। क्या आप मुझे इस व्यक्ति की पहचान बता सकते हैं? उसने पूछा। वैसे तो इन इलाकों में आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन अपराधियों का क्या भरोसा, वे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वह एक लंबा आदमी था, मैंने कहा। वैसे मेरा दिमाग इस समय तैयार नहीं है। मेरी पत्नी ने उसे ध्यान से देखा होगा। आप उससे पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने उसे बहुत करीब से देखा था, कविता जल्दी से बोली। वह कोई लंबा आदमी नहीं बल्कि छोटे कद का आदमी था। उसके बाल गहरे लाल थे। बस यही दो बातें मुझे याद हैं। उनके अलावा और कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर ने कविता द्वारा बताया गया हुलिया अपनी डायरी में दर्ज किया और उन लोगों को तसल्ली देने के बाद वापस चला गया। उसके अनुसार सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे समय पर जाग जाने के कारण वह चोर कुछ भी चुरा नहीं सका और उसे नाकाम होकर लौटना पड़ा। इंस्पेक्टर ने इस चोर को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि ये सब बचकानी तसल्ली है, वह फिर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। बहरहाल जान बच गई और कुछ भी चोरी नहीं हुआ। उस समय हमारे लिए यह बहुत था। मैं एक हफ्ते के बाद ऑफिस जा सका। होना तो यह चाहिए था कि इस घटना के बाद जिंदगी मामूल पर आ जाती, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि कुछ वक्त के लिए मेरी जिंदगी से जो दुख दूर हो गए थे वे वापस लौट आए और मैं फिर से पहले की तरह दुखी और परेशान हो गया। मैंने घर पर एक हफ्ता गुजारा और उस दौरान मैंने कविता के व्यवहार में बदलाव महसूस कर लिया। हालांकि जहां तक मेरा सवाल है, मैं उसके लिए बिल्कुल पहले जैसा ही था, लेकिन वह न जाने क्यों बदल गई थी। वो मुझसे खिंची खिंची रहने लगी, बात बात पर झिल्लाने लगती। उसकी आंखों के भाव बदल गए थे। वो आंखें मुझसे कुछ अजीब सी बातें कहती थीं। वो कहती थीं कि मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे बेजार हो चुकी हूं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पता नहीं मेरी ईमानदारी और मेरे प्यार में कहाँ कमी थी कि कविता का व्यवहार ऐसा हो गया। जाहिर तौर पर इस व्यवहार की वजह यही समझ में आती थी कि मैं गरीब आदमी था, इसलिए कविता मुझसे बेजार हो गई थी। गरीबी से ज्यादा बेजार कर देने वाली चीज और क्या हो सकती है। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि कविता ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे अलग हो गई। ना जाने क्यों मुझे कविता की इस हरकत पर ज्यादा आश्चर्य या दुख नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने खुद को इस दुर्घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। मैं जानता था कि भाग्य मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। कविता से अलग होने के बाद मेरे दिन और रातें पहले जैसे हो गए। वही अकेलापन और वही उदासी। यह भी अच्छा हुआ कि कविता से मेरी कोई औलाद नहीं हुई, नहीं तो पता नहीं उसका क्या हश्र होता। 2 महीने के बाद मैंने कविता को एक रेस्तरां में देखा और जिस व्यक्ति के साथ वह थी उसे देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जो उस दिन मेरे फ्लैट में आया था। बहरहाल ये देखने के बाद सारा ड्रामा मेरी समझ में आ गया। कविता और वह व्यक्ति मेरी गैर मौजूदगी में एक दूसरे से मिलते होंगे। वह एक अमीर आदमी था। उस दिन मुझे किसी काम से शहर से बाहर जाना था। यह बात मैंने कविता को बता दी थी। उसने यह सुनकर उस शख्स को रात के वक्त फ्लैट में बुला लिया होगा, लेकिन हुआ यूं कि मैं अच्छा मौसम देखकर घर वापस आ गया था। कविता चौंक गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। वह परेशान इसलिए थी क्योंकि मैं अप्रत्याशित रूप से वापस आ गया था। फिर उसे इतना मौका भी नहीं मिल सका कि वह फोन करके उस शख्स को आने से मना कर दे। वह व्यक्ति अपने प्रोग्राम के मुताबिक मेरे फ्लैट में घुस आया था, इसीलिए तो वो मुझे देखकर इतना ज्यादा बौखला गया था। और कविता ने वो हमला इस आदमी पर नहीं, मुझ पर किया था। उसने जानबूझकर मुझे मारने के लिए या मुझे बेहोश करने के लिए मुझ पर वार किया था, ताकि उसके प्रेमी को भागने का मौका मिल जाए।
और ऐसा ही हुआ, मेरे बेहोश होते ही वो भाग गया। और फिर कुछ दिन मेरे साथ रहने के बाद कविता ने मुझसे तलाक ले ली। किसी भी इंसान के लिए यह कितनी दुख की बात है कि उसकी पत्नी उसे इस तरह धोखा दे, और वह भी कविता जैसी पत्नी जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था, जिसे पाकर मुझे लगा था कि मेरी परेशानी के दिन खत्म हो गए। अब मेरे लिए जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं सोचता था कि मैं अब आराम से रह सकूंगा, बल्कि अब इतनी मेहनत करूंगा कि आमदनी बढ़ जाएगी और हम दोनों के पास अपना घर और अपनी कार होगी। मेरे जैसे सपने हर कोई देख सकता है, इसलिए मेरे भी कुछ ऐसे ही सपने थे। लेकिन कविता ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई किसी भी हालत में नहीं हो सकती। इस दुनिया में कविता से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन कविता के रवैये के कारण मुझ पर दुर्भाग्य की मुहर लग गई है। सब मुझ पर हंसते हैं, मुझ पर उंगली उठाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि कविता के छोड़ जाने के बाद लोग मुझ पर हंसने लगे हों। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें हमारे समाज में आम हैं। लेकिन इस दुर्भाग्य का कारण यह है कि कविता ने जो मेरे सर पर फूलदान से वार किया था, उसकी वजह से कुछ ऐसी कमजोरी पैदा हो गई थी कि मेरे सर के बाल झड़ गए हैं और मैं गंजा हो गया हूं। अब आप ही बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बीवी के चले जाने की तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पत्नियां तो हजार मिल जाएंगी, लेकिन ये सर के बाल कहां से आएंगे। बताइए, मैं हूं न एक दुखी व्यक्ति,